जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर आपको हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश करना है, क्या क्या आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और पॉइंट्स को देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको टारगेट करना है पर्टिकुलर राइट जर्नल जहां पे हाई इम्पैक्ट होना चाहिए। पहले तो आपको रेपुटेबल जर्नल को सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो अगर जर्नल कैसे ढूंढना है उसके लिए अगर देखना चाहते हो, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक तो प्ले लिस्ट बना के रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू फाइंड स्कोपस एंड एससीआई जर्नल। यहाँ पे स्कोपस एससीआई जर्नल कैसे आप मतलब जर्नल ढूंढ सकते हो उसके बारे में, उसी हिसाब से आपको हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको सिलेक्ट करना है कि हाई हाई इम्पैक्ट जर्नल आपका फील्ड में क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि जो जो जर्नल उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उसको आप टारगेट कीजिए। और जो हाई इम्पैक्ट का मतलब अगर देखोगे, उसका लास्ट 2 ईयर में इम्पैक्ट फैक्टर जो कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट 2 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट 5 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि लास्ट 2 ईयर में उस जर्नल का कितना नंबर ऑफ साइटेशन होता है, उसको हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। तो उसी हिसाब से आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, उसके बाद जिस जर्नल में आप सबमिशन करना चाहते हो उसका गाइडलाइन और स्कोप को अच्छे से पढ़िए। उसका एम एंड स्कोप सेक्शन जो है उसको अच्छे से देखिए। क्यों देखना है, जिस एरिया में आप सबमिशन कर रहे हो क्या वो पर्टिकुलर हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल का एम एंड स्कोप में उस पर्टिकुलर एरिया का काम सबमिशन होता है, ये जरूरत है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिंग इशू है, ठीक है, प्रेसिंग इशू हो गया मतलब जो आपका रिसर्च फील्ड में जो लेटेस्ट वाला आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसे कि आजकल अगर देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात हो गया, सस्टेनेबिलिटी का बात हो गया। ठीक है, जब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था उस टाइम में कोविड-19 का बहुत रिसर्च पेपर निकल रहा था। ठीक है, तो प्रेसिंग इश्यू के ऊपर आपको पब्लिश करना ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये बहुत अट्रैक्ट करेगा, जो रिव्यूअर है उनको अटेंशन का अट्रैक्ट करेगा। नहीं, ये प्रेसिंग इश्यू के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नोबेलिटी देखो, जो जो ग्राउंड ब्रेकिंग और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है उसको आपको आइडेंटिफाई करके अपना रिसर्च पेपर में लिखना पड़ेगा। और एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप रेपुटेबल जर्नल सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे उन लोगों का राइटिंग फॉर्मेट देखो। वो लोग जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी वहां पे पब्लिश कर चुके हैं, वहां पे वो किस तरह का लिखते हैं, वो क्वालिटी आपको सीखना पड़ेगा। अगर हाई इम्पैक्ट जर्नल में अगर पब्लिश करना चाहते हो तो वो जो लिखने का स्ट्रक्चर को आपको अपना रिसर्च पेपर में भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 3 नंबर पॉइंट में जो मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो रोबस्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो रिसर्च वर्क है अगर वो फिर से कोई करेगा तो वो जो फाइंडिंग आप निकाले हो तो उसका फाइंडिंग को रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा स्टैंडर्डाइज कंट्रोल ग्रुप और डिटेल मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो अपना हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश करने के लिए। अच्छा एडवांस वाला स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड आप यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जहां पे होता है उसको आप यूज कर सकते हो और अपना रिसर्च वर्क में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कंडक्ट ए थोरो लिटरेचर रिव्यू, अच्छे से आपको लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है। उसमें आपको क्या करना है कि रिसर्च गैप फाइंडिंग करना है, और ये जो रिसर्च गैप होगा रिसेंट पेपर का होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट लिटरेचर होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पुराना वाला जो लिटरेचर है उसको आप अपना रिसर्च पेपर में इंक्लूड कर रहे हो। आप लास्ट 5 ईयर के ऊपर ही आप फोकस करो। और जब आप साइट कर रहे हो तो अच्छा वाला क्वालिटी वाला रिसर्च पेपर को साइट करो। जो रिसर्च पेपर में अच्छा साइटेशन मिला है
उसके ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो कि उस रिसर्च पेपर को आप क्या अपना लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड कर सकते हो। इससे पता चलता है कि आप लेटेस्ट में क्या क्या रिसर्च वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर आपका ध्यान है। मतलब आप जिस एरिया में रिसर्च वर्क कर रहे हो वहां पे लेटेस्ट रिसर्च वर्क क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान है। तो जब रिव्यूअर वो कंसिडर करता है तब उसको लगता है नहीं ठीक ठाक काम है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर है, उनका नाम एज ए को ऑथरशिप रख सकते हो। एस्टेब्लिश रिसर्चर का मतलब टॉप 2% जो रिसर्चर होते हैं उनका नाम अगर अपना रिसर्च पेपर में रहता है तो वहां पे पब्लिश होने का हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में इजी रहता है, ठीक है। तो कोलाबोरेशन करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो कोलाबोरेशन कैसे कर सकते हो? तो पहला बात है, अगर प्राइमरी फास्ट फास्ट अगर आप पहले पहले रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो आपको ये कोलाबोरेशन का जो एक्सपर्ट्स है उनको आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप अपना रिसर्च गाइड और उनके साथ कांटेक्ट करके रिसर्च गाइड का तो नाम आपका रहेगा रिसर्च पेपर में। उसके अलावा अगर वो कुछ रेफरेंस दे कि ये अच्छा एक्सपर्ट्स है, उनका अच्छा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है, ठीक है, अगर अच्छा खासा साइटेशन उनको मिला है तब जाके आज एक ऑथरशिप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। उनके साथ कोलाबोरेशन में आप काम कर सकते हो। ये अच्छा रहता है जब आप अच्छा एक्सपर्ट का नाम रहता है तब इम्पैक्ट फैक्टर हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश होना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। नहीं तो आप टाइम के साथ जब ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, आप टॉप 2% में खुद आओगे, तब जाके भी आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा हाई इम्पैक्ट फैक्टर में। अगर पहली पहली अगर स्टार्टिंग में अगर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका रिसर्च गाइड का गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल मस्त है, ठीक है, मतलब साइटेशन 10,000 के ऊपर प्लस है, तब जाके वहां पे इम्पोर्टेंस मिलता है। नहीं तो उतना आपको पहले पहले हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश करना डिफिकल्टी हो जाएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। आपका जो टाइम है उसको आप क्लियर और कंपेलिंग राइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं पहले से बता रहा था कि क्लियर और कॉन्साइज एब्स्ट्रैक्ट आपको होना चाहिए। हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल का आप खुद आप जाके क्या कर सकते हो कि उसका जो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में, उसका जाके रिसर्च पेपर का आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। वहां पे क्लियरली सब कुछ लिखा रहता है और वहां पे उस तरह का एब्स्ट्रैक्ट को अगर पढ़ोगे और उस टाइप का फॉर्मेट अपना रिसर्च वर्क में इम्प्लीमेंट करोगे, तब क्या होता है कि रिव्यूअर रिव्यूअर अच्छा खासा रिव्यूअर के पास जब भी आता है ना कोई रिसर्च पेपर, वो पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखता है ठीक ठाक लिखा है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है, और अच्छे से अपना जो फाइंडिंग है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट में शो करो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एडिट एंड प्रूफ रीड थोरोली। तो जब फाइनली सबमिशन कर रहे हो तो अच्छे से क्या कर सकते हो कि बिना एरर वाला अवॉइड करो, ग्रामरली आप यूज कर सकते हो एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, अवॉइड करने के लिए ग्रामरली वाला जो सॉफ्टवेयर आता है। और आपका जो रिसर्च पेपर है वेल ऑर्गेनाइज्ड और पॉलिश्ड होगा। कैसे होगा वो, आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वहां पे जो हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल है, वहां पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, उस पेपर का फॉर्मेट को अगर फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिसर्च उस स्टाइल में रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको पहचानना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको जाके लिखना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो मेहनत अगर नहीं करोगे तो फालतू में आप क्या करोगे, प्रोफेशनल को आप हायर करोगे तब जाके वो एडिट करके आपके लिए देगा। लेकिन अगर आपको आगे जाके रिसर्च कंटिन्यू करना है, रिसर्च पेपर लिखना है, तो ये अच्छा है कि हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसके ऊपर आप फोकस करो, उसका लर्निंग को सीखो और खुद का रिसर्च पेपर में आप इंप्लीमेंट करो।
तो आपका चांसेस बढ़ जाता है हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश होने के लिए। उसके बाद जो क्वालिटी है, जो मतलब जो फिगर्स है, टेबल्स है, ठीक है, उसका क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखो। जो फिगर दे रहे हो हाई क्वालिटी फिगर होना चाहिए, तो कंपेलिंग विजुअल्स रहेगा। जो रिसर्च पेपर आपको पढ़ेगा उसको अच्छा खासा इम्पैक्टफुल लगेगा। और क्या होता है कि हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में आपको सप्लीमेंटरी मटेरियल्स मांगते हैं। अगर कुछ डाटा एनालिसिस किए हो तो वो डाटा भी मांगते हैं। मेथोडोलॉजी का कुछ यूज कर रहे हो तो उसको तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन डाटा को वो भी कभी कभी मांगते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री डाटा मांगते हैं तो वहां पे आपको सबमिशन करना पड़ेगा। और एडिशनल कुछ टेबल है, फिगर है, जो कि आप क्या कर रहे हो कि ये जो रिसर्च पेपर सबमिशन कर रहे हो जिस पर्टिकुलर वहां पे आप नहीं लिखे हो तो वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में ऐड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद रॉ डाटा को आपको भी देना पड़ेगा। ये अगर मांगते हैं तब जाके देना पड़ेगा, ठीक है, पहले से आपको नहीं देना चाहिए। ये कब मांगेंगे? जब आपका रिव्यू आएगा, रिवीजन चलेगा, उस टाइम पे वो मांगेंगे। कंसीडर ओपन एक्सेस ऑप्शन। तो ये देखो कि अगर आपका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है जिस जर्नल में, अगर वो आपका ओपन एक्सेस है और हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका जब आपका रिसर्च पेपर हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश हो जाएगा तब क्या होगा कि आपका रिसर्च क्या होगा कि ज्यादा साइटेशन मिलेगा, तो आपका भी गूगल स्कॉलर में साइटेशन बढ़ेगा। तो ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करने के लिए ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखो हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल ओपन एक्सेस ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपका फंडिंग अलाउ कर रहा है तब जाके यहाँ पे सबमिशन करो। अगर फंडिंग नहीं है तो आप हाइब्रिड मोड में भी जा सकते हो, ठीक है। जब रिवीजन आएगा अच्छा खासा उस टाइम में ठीक से आप फीडबैक को एड्रेस करोगे, कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करोगी, नेगेटिवली उसको। जब भी कोई भी रिवीजन आता है नेगेटिवली आप मत लिखिए कभी भी, कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली आप लिखिए, ठीक है। तो रिवाइज थ्रू क्विकली करना चाहिए, थोरोली करना चाहिए और क्विकली करना चाहिए। क्विकली का मतलब है कि आपके पास रिवीजन आ गया, रिवीजन आने के बाद वहां पे लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर आप रिवीजन करके दो, तो आप अच्छा खासा 5 से 6 7 दिन के अंदर उसको आप सबमिशन करो। कभी कभी 1 महीने के लिए भी बोल रहा है कि भाई रिवीजन 1 महीने के अंदर करके दो, तो आप 1 महीने तक वेट मत कीजिए, आप कीजिए उसका आधा टाइम कीजिए। अगर 1 महीना दिया है तो आप 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन का टाइम लीजिए, ज्यादा मत लेट कीजिए। जब आप रिव्यू का रिवीजन आ गया आपको फिर से उसको स्ट्रक्चर करके जो रिव्यूअर का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस में आपका जो रिसर्च पेपर को मॉडिफाई करके आपको सबमिशन करना पड़ेगा। जो जो पॉइंट वो लोग रिव्यूअर ने पूछा है हर एक पॉइंट को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मली कोई भी जर्नल में अगर पब्लिश कर रहे हो तो ये ध्यान देना चाहिए। हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में ज्यादा फोकस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एडिटर के साथ अच्छे से, आपको क्लैरिटी के साथ, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं चाहिए, उस तरह का आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और कवर लेटर में उस तरह का आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा और परसिस्टेंस रहना पड़ेगा। क्या है, कभी कभी एक बार रिवीजन होने के बाद, 2 बार रिवीजन होने के बाद भी रिजेक्शन होता है, ये एक सच्चाई है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसमें आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला इम्पैक्ट वाला जर्नल को देखो, उसका एम एंड स्कोप को अच्छे से देखो, और वहां पे अगर आपका रिसर्च उस एरिया में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर जर्नल में फिर से सबमिशन करके आप रिवीजन के लिए वेट कर सकते हो। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए क्या मैं बोलता हूँ, अगर 1 साल हो गया ये यूट्यूब चैनल होने के लिए, अभी दिसंबर 5 में 1 साल होने वाला है, तो मैं स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाता था लगभग 300 वीडियो अभी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये 299 वाला वीडियो है, 300 वीडियो लगभग पब्लिश होने वाला है। तो अगर देखोगे स्टार्टिंग में मैं बोला था कि अगर आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो रहा है आपकी क्या कर सकते हो।
आप एक रिसर्च पेपर लिख के बैठ मत जाओ। आपके पास नॉलेज है, उसके बाद दूसरा वाला लिखो, तीसरा वाला लिखो, चौथा वाला लिखो, पांचवा वाला लिखो, छठा वाला लिखो। आप रिसर्च पेपर लिखते रहिए और रिसर्च पेपर सबमिशन करते रहिए। बहुत डिफिकल्ट है। पहला रिसर्च पेपर जब लिखोगे, सेकंड वाला रिसर्च पेपर लिखने के लिए टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला जब लिखोगे आपको डिफिकल्टी लगेगा, लेकिन 5 नंबर वाला जब जनरल जो रिसर्च पेपर लिखोगे वहां पे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो जाओगे लिखने के लिए। पहले पहले लिखना बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं खुद भी फेस किया हूँ, आप भी फेस करोगे, लेकिन पेशेंस रख के आपको कंसिस्टेंस होके नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा और सबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इमर्जिंग टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर रहे हो हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स था। तो ये सब स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हो, तब क्या होगा कि आपको अच्छा खासा हाई इम्पैक्ट वाला जर्नल में पब्लिश करने के लिए चांस मिलेगा। ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।